हाय। ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। अभी तक हमने क्लास 6 क्लास 7 का किया है ज्योग्राफी। अभी हम क्लास 8 का एनसीईआरटी कर रहे हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, बहुत ही कंसाइज वे में करेंगे, जिससे कि हमें जितना चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, या ये कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या जो इस क्लास में है उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 मिनरल्स एंड रिसोर्सेस, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बोर होकर लोग छोड़ देते हैं, पर इसे हम बहुत ध्यान से बहुत कम टाइम में करेंगे। तो इसे अब हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर है इसका, चैप्टर 3 का मिनरल एंड रिसोर्सेज, इसका दो पार्ट हो चुका है। स्टडी विद टिया के प्ले लिस्ट में जाकर के आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्लास 8 में उसमें सारा दिया हुआ है। आपको अगर पढ़ना हो तो उसमें जाकर पढ़ सकते हो। और अभी हम ये पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। उससे पहले वाला पार्ट में था मिनरल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इससे पहले समझेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है मिनरल्स का, कौन कौन जगह पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ है और वर्ल्ड में कहाँ है, ये मिनरल्स के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे कि पावर रिसोर्सेज, क्योंकि चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हमने पहले मिनरल खत्म किया, अब हम पावर रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल वे में समझेंगे। क्या होते हैं पावर रिसोर्सेज, कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे चाहिए, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होते हैं, ये सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो दो तरीके में हम सिंप्लीफाई किए हैं उसे। तो दो तरीके से, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत दिन से चलते हुए आ रहा है। कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक, हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक। पारंपरिक मतलब क्या होता है, जो बहुत दिन, परंपरा हमारा क्या होता है, बहुत दिन से चलता हुआ आता है। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो होता है, जो अभी मॉडर्न तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। क्यों हम लोग कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल में आ गए हैं, ये हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले धीरे धीरे करके समझते हैं कि है क्या ये चीज़, कहाँ कहाँ होता है। तो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत दिन से चलता हुआ है। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी। तो फायरवुड फायरवुड मतलब जो जलाने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं। तो विलेज वाले एरिया में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी भी विलेज एरिया में फायरवुड यानी लकड़ी का यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए। दूसरा है फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल क्या होता है, remain of plants and animal which buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuel, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधा या एनिमल्स था, बहुत दिन पहले सब लोग नीचे जा करके जमीन के अंदर धंस गए। कुछ ऐसा डिजास्टर आया, अर्थक्वेक जैसे आ गया होगा, तो जमीन फट गया, सब लोग जमीन के अंदर चले गए। लाखों साल बाद जमीन के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो सब लेयर वाइज बनते गए, वो कोल बन गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो वो हमें कोल मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है। ये डिपेंड करता है कि डिजास्टर कहाँ पर कितना आया था। तो ऐसे कोल बनता है, उसी को हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं कोल को, थर्मल पावर प्लांट में, डोमेस्टिक में। तो कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीन चीज़ है, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों किस में आता है, फोसिल फ्यूल में। फोसिल फ्यूल कैसे बनता है वो मैंने अभी समझा, सब जमीन के अंदर नीचे चला जाता है और प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बनता है। अब कोल क्या होता है, कोल के बारे में देखते हैं। ये क्या है, मोस्ट अबॉर्डेंटली फाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। यूज क्या है, डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। जब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे कहते हैं थर्मल पावर। जब हम लोग एनर्जी कोल से जनरेट करते हैं तो वैसा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं थर्मल पावर। अब हम देखते हैं, कोल को बरीड सनसाइन भी बोलते हैं। कोल को क्या कहते हैं, अगर कहीं कोल की जगह बरीड सनसाइन लिखा रहे तो वो भी कोल ही होगा। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कोल का, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल है वर्ल्ड में। इंडिया के लेवल पे देखते हैं तो जितना भी झारखंड वाला इलाका है, जैसे रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, और सबसे पहले वहाँ कोल फील्ड भी बनाया गया था। कितने बनाया गया था आप ये बताना।
रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सब झारखंड में आता है। तो हमने अभी कोल के बारे में देखा, तो ये कोल के बारे में है। कोल के बारे में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ये सब किस में आता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो परंपरागत तरीके से लॉन्ग टाइम से चलता हुआ आ रहा है। लोग इसे मैक्सिमम यूज करें। विलेज वाले एरिया में 50% से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। वैसे बुक में बहुत 2-3 पेज में यही बात को लिखा गया, इसे हम अभी 5 मिनट में खत्म कर लिए। तो आप देख लो आपको कहाँ सूट करते हैं। यही बात बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पेट्रोलियम। तो ये क्या होता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम भी वही है, फॉसिल फ्यूल ही है, जो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधा अंदर चला गया था, बहुत साल के बाद टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कोल बन गया कहीं पे पेट्रोल बन गया, और कहीं नेचुरल गैस और पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है वो, ये मान लो लेयर में है, रॉक का जो लेयर बन गया, कहीं कहीं जाकर के कहीं रॉक में बहुत डीप में क्या मिल जाता है? ऑयल मिल जाता है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, अभी देखेंगे हम। तो फिर क्या ड्रिल किया जाता है अंदर में, ऑनशोर ऑफशोर ज़्यादा होता है ये कोस्टल वाले एरिया में। बहुत डीप जब माइनिंग होता है तो उसे ड्रिलिंग बोलते हैं, जिससे हम लोग ऑयल निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड जो कंपनी होती है ऑयल को निकालने वाली, वो है ऑयल फील्ड्स। इसको ड्रिल किया जाता है डीप में। ऑफशोर, कोस्टल एरिया। ऑफशोर बोलते हैं, जैसे ये मान लो ये समुद्र है, समुद्र वाले पहले वाला पार्ट को ऑफशोर बोलते हैं। समुद्र के अंदर इसे बोलते हैं, समुद्र वाले जो इधर वाला पार्ट है उसे ऑफशोर, और समुद्र के अंदर ऑनशोर। तो ऐसे मतलब ये शोर हो गया। शोर मतलब समुद्र के साइड वाला पार्ट, ये हो जाता है ऑनशोर, और ऑनशोर के अपोजिट जो समुद्र के अंदर होगा ये ऑफशोर। समुद्र के अंदर अगर ड्रिलिंग हो रहा है, समुद्र के अंदर भी तो सरफेस है, वो सरफेस के अंदर बहुत डीप में कहीं ना कहीं ये सर्वे करके पता किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, अंदर में कहीं ऑयल मिलता है, फिर वहां से ड्रिलिंग करके ऑयल को निकाला जाता है, तो इसे बोलते हैं पेट्रोलियम। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज देखते हैं क्या है। जब यहाँ निकालने के बाद, जब यहाँ से ऑयल, क्रूड ऑयल, यहाँ से क्या निकलता है? क्रूड ऑयल यहाँ से निकला जाता है, फिर उसके भेज कहाँ दिया जाता है? रिफाइनरीज में। सेंड टू रिफाइनरीज भेजा जाता है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। पहले तो सर्वे किया जाएगा कहाँ पे, कौन से रॉक के लेयर में ऑयल मिलेगा। मैक्सिमम टाइम ये ऑन शोर यानी समुद्र के अंदर मिलता है, या कोस्टल रीजन में मिलता है। फिर उसे बहुत डीप ड्रिलिंग कहते हैं उसे, ऑयल निकालने को जो माइनिंग किया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है, फिर क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज होता है, इससे ही बहुत ज़्यादा इनकम होता है इंडिया को। तो रिफाइनरीज में भेजा जाता है, यानी उसे फिल्टर के लिए, रिफाइनरी मतलब फिल्टर के लिए भेजा जाता है। जब उसे क्रूड ऑयल को फिल्टर के लिए भेजा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ निकलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, पेट्रोलियम के डेरिवेटिव्स है ये। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कहाँ पे कितना होता है। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। पेट्रोलियम और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, क्या है? डेरिवेटिव्स। तो पेट्रोलियम प्लस डेरिवेटिव्स
इसे क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक, कभी कभी ऑप्शन में पेट्रोलियम लिखा रहता है डेरिवेटिव्स और कोल, तो सब लोग कोल को टिक कर देते हैं। कोल को ब्लैक गोल्ड नहीं बोलते, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं पेट्रोलियम को और इसके डेरिवेटिव्स को, किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, ये सब इसके डेरिवेटिव्स हैं। पेट्रोलियम और इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत वैल्यू है। जिसके बाद ऑयल ज़्यादा है वो कंट्री उतना ज़्यादा अमीर है। इसके वैल्यू को देखते हुए और ऑयल को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। अब देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। दिख रहा है अभी ना, नहीं दिख रहा है ऊपर में कर देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होता है, चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर। ये सब मैप में लोकेट करना, ये आप लोगों का होमवर्क है। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है। अदर, ये सब मैप में जरूर लोकेट करना कहाँ है ये। अदर मेजर प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए। जरूरी नहीं है सिर्फ ये कोस्टल रीजन में भी हो, कभी कभी ये लैंड वाले रीजन में भी होता है, कहीं ना कहीं रॉक में छिपा हुआ ऑयल, तो वो सब में यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, के सब सारा मैप में लोकेट करना। वेनेजुएला एंड अल्जीरिया, अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, ये सब मैप में लोकेट करना। सबसे ज़्यादा जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है वो कंट्री है वो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर। अदर मेजर इसके बाद जो है कोई, तो वो है यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। यूएसए हर कुछ में आ जाता है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ होता है पेट्रोल, इंडिया में भी सब कुछ होता है। इंडिया में कहाँ होता है, इंडिया में हम जितने भी देखेंगे, जो भी देखेंगे रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स के बारे में, वो 3 पॉइंट देखेंगे। पहले वो क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन कौन सी जगह पे है। तो इंडिया में कौन कौन है, दिग्बोई, याद रखना, ये असम में दिग्बोई, नाम से ही पता चल रहा है असम। फिर है बॉम्बई हाई, मुंबई हाई, ये तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। फिर डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर। तो ये सब जगह से कहाँ हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इंडिया में ही हो गया। अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। अगर तुम्हें ये बहुत स्लो लगे तो आप लोग इसे फास्ट करके, इसमें होता है यूट्यूब में 3 बिंदु रहता है ऊपर में, आप उस पर क्लिक करना, उसमें लिखा रहता है कितना स्पीड से करना। जिसे नहीं आता है मैं उसके लिए बता रही हूँ। यूट्यूब में जब आप वीडियो देखते हो उसके साइड में ऊपर में बिंदु रहता है, उसमें आप क्लिक करना, उसमें स्पीड का रहता है ऑप्शन कि आपको 2 में देखना है, 1.5 में देखना है, जितने में देखना आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ये मतलब कोई भी पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हो आप। एक जानकारी के लिए, जब ये जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए थोड़ी होता है। हम थोड़ा अगर अवेयर होना चाहते हैं कहाँ पे क्या है नहीं, कोई हमसे पूछे, किसी डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप
हाउस वाइफ हैं या आप पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के, तो अगर आप उसे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझाना चाहते हो कुछ जब वो क्लास में पढ़ रहा हो, तो आप कोई भी ये वीडियो देख सकता है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि कोई एग्ज़ाम या जो कोई प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ वो देख सकते हैं। ज्ञान लेने का कोई एज नहीं होता है, कोई कोई भी देख सकते हैं, कोई भी समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? ये वही पेट्रोल जहाँ पे फंसा हुआ था रॉक के लेयर में, जब पेट्रोल निकलता है तो गैस भी रिलीज होता है। यहाँ गैस भी कहीं फंसा होता है, जहाँ पर लिक्विड है वहाँ गैस भी होगा। पत्थर में अगर लिक्विड अटका रह सकता है तो गैस भी अटका रहेगा। जब हम ड्रिल करते हैं तो उसके साथ नेचुरल गैस भी निकलता है, तो वो भी रॉक के अंदर ही होता है। ये भी क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है, जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के नीचे दबने से बना था लेयर वाइज सेडिमेंट्री रॉक। हमने मिनरल्स वाले में पढ़ा था, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है? सैंड जमा होते जाता है लेयर में, उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। कोल भी ऐसे ही बना हुआ है, लेयर वाइज वो जमा होते गया ऑर्गेनिज्म जो था, और वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कोल में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इसे सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। एकदम ध्यान में रखना है। ये रिलीज वैन, नेचुरल गैस रिलीज कब होता है? वैन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट मतलब जब निकाला जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है आप हिंदी में पढ़ाओ मैम, मैं बस लिख रही हूँ इंग्लिश में, हिंदी में मैं समझा रही हूँ। फिर भी कहीं डाउट होता है कि कैसे इसका हिंदी का मीनिंग क्या हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस हमारा समझने पे होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनता है। इसका यूज क्या है नेचुरल गैस का? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। नेचुरल गैस का हर जगह यूज है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। ये वर्ल्ड लेवल पे रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड में लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर मतलब राजस्थान, कृष्णा, इसका नेचुरल गैस का यूज जैसे एलपीजी भी इसी से निकलता है, फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री में यूज होता है। नेचुरल गैस का बहुत सारा यूज है, जो फर्टिलाइजर मिट्टी में डालते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। जो एलपीजी गैस होता है, प्रोपेन ब्यूटेन जो होता है, वो इसका ही चेन होता है एक, और भी बहुत जगह ये यूज होता है। तो ये नेचुरल गैस का यूज है। जैसलमेर, फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जैसे जहाँ जहाँ पेट्रोल होता है वैसे ही यहाँ भी नेचुरल गैस वहाँ से भी रिलीज होता है। त्रिपुरा, तो ये सब जगह पे होता है। तो ये जो था फॉसिल फ्यूल, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो प्रॉब्लम में क्यों है? इसका क्या रीजन है कि हमें नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना पड़ा? इसका दो रीजन है, दो मेन रीजन है। पहली बात, तो इसको बर्न करने से पॉल्यूटेड गैस निकलती है, जिससे हमारे आसपास के जीव जंतु को तो बीमार होते ही हैं, वो जा करके पृथ्वी को बहुत गर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या हो रहा है, जो पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र के लेवल बढ़ने से लैंड समुद्र के अंदर जा रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में बहुत खतरा हो सकता है, लोगों को भी सांस नहीं ले पाएंगे लोग, सी लेवल बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। पॉल्यूटेड पहला रीज़न है, पॉल्यूटेड। और दूसरा रीज़न है लिमिटेड क्वांटिटी। जितने भी फॉसिल फ्यूल है, एक ये नहीं है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बनते जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये लिमिटेड है। इसको एक बार ये खत्म हो जाएगा तो पूरे दुनिया से एनर्जी, अगर हम बस इसी पर डिपेंड रहे तो एनर्जी पूरा दुनिया से खत्म हो जाएगा। बिना एनर्जी का एक कदम बढ़ाना आज के टाइम में मुश्किल है।
बिना गाड़ी के हम नहीं रह सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते, बिना किसी मशीन के नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग अपना जीवन इस तरीके से बना लिए कि हम बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये लिमिटेड है और पॉल्यूशन बहुत होता है इससे, इसीलिए हम अब अल्टरनेट कुछ ढूंढ रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम और कैसे जिंदा रहेंगे, इसलिए सब लोग मिल करके कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो वो अल्टरनेट आया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो परंपरागत से हम लोग गैर परंपरागत पे जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी हम वो पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? जो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। हम लोग फायर वुड पे थे, फॉसिल फ्यूल, फायरवुड फॉसिल फ्यूल। फायरवुड मतलब लकड़ी जलाते थे, अभी भी 50% से ज़्यादा लोग विलेज में लकड़ी ही जलाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए। और दूसरा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कहाँ कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ है और वर्ल्ड में कौन कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो समझ में आ गया। क्यों हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइडल पावर, ये क्या होता है? ये 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जितना भी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका 1/4 हाइडल पावर से हो रहा है आजकल। मतलब अगर 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसमें से 25 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो हाइडल पावर से, समुद्र या पानी से जो बिजली बनता है, कैसे बनता है अभी हम वो समझेंगे, उससे जनरेट हो रहा है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? पराग्वे। सारा मैप पे आप जरूर लोकेट करना, बहुत फायदा करेगा ये चीज़। अपने लिए बस इतना काम कर लेना, आप ये जो भी कंट्री मैं बता रही हूँ कहाँ पे कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है उससे जरूर मैप पे लोकेट करना, ये बहुत फायदा करेगा। पराग्वे। आने वाले टाइम में मैं खुद एक मैप भी आपके सामने लगाऊंगी तो फिर वो दिख जाएगा। फिलहाल के लिए आप खुद से मैप पे लोकेट करना। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। किसका? हाइडल पावर का। चाइना में बहुत डैम है इसीलिए चाइना भी है। पराग्वे ऐसे याद रखना, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। ब्राजील में वो अमेजोन रिवर है ना, सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तो रहेगा ही। इंडिया में कहाँ कहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर है? भाखड़ा नागालैंड, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर। इंडिया वाले में भी दो मैप रखना है, एक वर्ल्ड का रखना है, एक बुक आता है मैप का, एक रहता है वर्ल्ड का मैप का बुक, एक इंडिया का मैप का बुक। वो बुक पूरा खरीद लो और एक मैप में कम इन्फॉर्मेशन लो, एक मैप में पूरा मिला उला के एकदम पढ़ना एकदम समझ में ना आए वैसा मत करना। जैसे कि एक मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूरेनियम है, तो वो देखते हैं एटॉमिक पावर कहाँ है, एक में देखते हैं हाइडल पावर कहाँ है। इस तरीके से लोकेट करना है, एक मैप में कम इंफॉर्मेशन रखना, ये बहुत फायदा करेगा। गांधी सागर, फिर है नागार्जुन, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली। ये सब मैप में दामोदर वैली प्रोजेक्ट। वर्ल्ड के लेवल पे है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। इंडिया के लेवल पे है भांगड़ा नागल, पंजाब जो उधर है, पंजाब के साइड में बनाया गया है, सतलुज रिवर पे, सतलुज और ब्यास पे। एक है गांधी सागर डैम,
नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सब आप बताना कहाँ पे है और मैप पे लोकेट करना। अब हम थोड़ा समझते हैं कि बिजली से पानी से बिजली कैसे बनाया जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे बहुत दिन तक कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी और को भी हो, तो मैं इसे समझाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, जिसको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मान लो नदी बह रहा है, ऐसे करके वो ऐसे बह रही है नदी। अब क्या है, हमने यहाँ पे बांध बना दिया, ये क्या है, डैम बन गया, मान लो ये डैम बन गया, ठीक। अब क्या हो रहा है ना, मान लो बारिश के टाइम में नदी में बहुत पानी बढ़ गई, नदी में बहुत पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, इस डैम से ये पानी इधर चला जाएगा, ये पानी इधर चला जाएगा, और बहुत बढ़ने से ये नहीं होगा कि यहाँ जो रीजन हो इसमें बाढ़ आ जाए, क्योंकि पानी जो बढ़ गया था वो इस साइड, हमने डैम बना करके पानी को इस साइड ले लिया। और जब पानी यहाँ से उतरेगा तो यहाँ पे एक टरबाइन रहता है, मान लो टरबाइन, पानी गिर रहा है टरबाइन पे, टरबाइन घूम रहा है, और टरबाइन घूमने से बिजली बनता है। कैसे बनता है बताती हूँ। फिर ये जो पानी डैम से नीचे गिर रहा है, इससे बिजली बनेगा, और यहाँ जो पानी जमा हो गया नदी का, उससे हम लोग आसपास का जो जगह है उसका इरिगेशन, खेती वेती करने में काम यूज कर सकते हैं, मछली पालन में कर सकते हैं। तो ये होता है डैम का काम। अब टरबाइन से बिजली कैसे बनता है, ये टरबाइन से एक जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर से ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, वो ट्रांसफार्मर से हर जगह बिजली पहुंचाया जाता है, कन्वर्ट करके हाई वोल्टेज का। यहाँ पे दो मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी होता है, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर लेके जाओ जो कंडक्ट करता हो इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर, तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगता है। जब दो अपोजिट पोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को लेके जाओ, उस वायर को घुमाओ, धीरे धीरे क्या करो, घुमाओ ऐसे करके कॉइल को, तो उस कॉइल में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। और जो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो उसे स्टोर कर लिया जाता है अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर उस जो स्टोर इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज कन्वर्ट करके उस वाले अलग अलग रीजन में भेज दिया जाता है। तो ये कॉइल को घुमाने के लिए टरबाइन काम करता है, ये टरबाइन घूमता है, इस कॉइल से टरबाइन कनेक्ट होता है, तो ये कॉइल भी घूमने लगता है। कॉइल घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर द्वारा उसे वोल्टेज को अपना फिक्स करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से डैम का क्या काम है, डैम से टरबाइन घूमता है, जब नीचे पानी गिरता है टरबाइन घूमने से कैसे करंट उत्पन्न होता है ये हमने देख लिया। अभी बहुत जगह टरबाइन का बात होगा, तो ध्यान से टरबाइन का ध्यान रखना, कैसे इससे बिजली बनता है। और इसके बारे में, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि जनरेटर कनेक्ट है। तो साइंस में और भी डिटेलें पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ समझने के लिए मैं ज्योग्राफी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दी हूँ इसे, क्योंकि जब ये समझ में नहीं आता फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता। अब देखते हैं हम, हाइड्रो पावर समझ में आ गया। आई होप कि मतलब आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो, फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। पर ये सबसे बड़ा अपराध होता है ना कि किसी का जो भी डाउट होता है उसको इग्नोर कर देना, या अपना ही डाउट को अपने अंदर जमा लेना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। कभी भी डाउट को अपने अंदर मत रखो, उसे खोल के किसी को बताओ, सॉल्व करो। एक एक मतलब जनरल नॉलेज हो सकता है, जीके टाइप से हो सकता है कि नॉर्वे was the first country in the world to develop hydroelectricity. मतलब
नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है, नॉर्वे देखना मैप में सारा लोकेट करना, नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले पानी से बिजली बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी जो हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं ना, सेम चैप्टर क्लास 10 में भी मिलेगा और सेम बात पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बढ़ा के बताया जाएगा, नहीं तो सेम बात है। सोलर एनर्जी टरबाइन वाला याद रखना, अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में सब में टरबाइन घूमेगा, सब में टरबाइन घूमेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो मैं जो अभी 2 मिनट पहले बताई फिगर बना के, उसे ध्यान रखना सारे टरबाइन में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो दो तरीके से बनता है बिजली, एक तो टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लिया जाता है, एक होता है हीटिंग इफेक्ट से भी होता है। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी देते हैं, उसे हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट बनता है। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे, घूमते रहे, तो अपने आप करंट बन जाता है। तो सोलर एनर्जी में भी ऐसे ही होता है। हम जो धूप आ रहा है, धूप से हम हीट को ट्रैप कर लेते हैं सेल में, बनाया हुआ सेल, उस सेल को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे सेल से, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर लेता है अपने अंदर में, और वो हीट के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेड हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के बिजली बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत हीट होकर वो मूव करते रहते हैं, मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिससे हम स्टोर कर लेते हैं, फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है। ये सब टेक्निकल काम होता है जो इंजीनियर करते हैं। तो ऐसे सोलर एनर्जी से वो उसका हीट को ट्रैप कर लिया जाता है सेल के अंदर। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वही बात लिखा हुआ है। मैनी ऑफ दीज सेल आर ज्वाइंट, फिर ज्वाइंट कर लिया जाता है, ज्वाइंट इन सोलर पैनल, उसे सोलर पैनल बोलते हैं। ये सेल को जब एक साथ, सोलर पैनल किसे बोलते हैं? जब सोलर सेल को एक साथ इकट्ठा बंद कर दे, उसे सोलर पैनल बोलते हैं। ज्वाइंट इन सोलर पैनल टू जनरेट पावर, हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। फिर उसको यूज क्या करते हैं? हीटिंग और लाइटिंग पर्पस से। और ये बेनिफिट कौन से? ट्रॉपिकल एरिया में, जो भी कंट्री ट्रॉपिकल एरिया में है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा धूप आता है, तो ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा ये बिजली को जनरेट किया जा सकता है। ट्रॉपिकल एरिया, तो बताना कौन कौन से कंट्री आते हैं ट्रॉपिकल एरिया में? बहुत सारा सोलर कुकर भी आता है, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर आता है, ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज करते हैं। कहाँ का यूज करते हैं? सोलर कुकर में, ड्रायर में। कभी कभी पूछ लिया जाता है सोलर ड्रायर जो मतलब कपड़ा को ड्राई करके, कपड़ा को भी ड्राई से किसी भी चीज़ का ड्राई कर सकते हैं उससे, क्योंकि धूप से तो सब कुछ सूख जाता है, ड्रायर। उसके बाद कम्युनिटी लाइटिंग, जो लाइट लगा रहता है बीच मोहल्ला में, उसमें भी कर सकते हैं। वो दिन भर धूप से क्या होता है? चार्ज होता है, फिर रात में उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है। तो ऐसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विंड एनर्जी। सब ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें भी टरबाइन वाला ही बात है, पर पहले देखते हैं कहाँ कहाँ ये होते हैं। मैक्सिमम ये कोस्टल
कोस्टल रीजन या पहाड़ी इलाका में जहाँ बहुत पानी, जहाँ बहुत पहाड़ वहां रहता है, वो होता है। जैसे सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर नीदरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन और विंड एनर्जी के लिए ये फेमस है। ठीक, क्या होता है, इस तरीके से लगा होता है। इस तरीके से सोलर होता है। इसमें एक तार लगा होता है, पाइप लगा होता है यहाँ पे, इसके अंदर में सारा कनेक्शन होता है, नॉर्थ पोल मैग्नेट लगा हुआ। ये जब घूमता है तो जिसके अंदर वायर होता है वो बहुत स्पीड में घूमता है। ये तो धीरे धीरे घूमता हुआ दिखाई देता है ना, पर ये इसका जो अंदर रहता है वायर वो बहुत स्पीड में घूमने लगता है। जब हवा है तो और भी स्पीड बढ़ जाता है। जब ये स्पीड बढ़ेगा तो अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो अगर हम वायर रोटेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ कर लिया जाता है स्टोर, फिर इसको भेज दिया जाता है ट्रांसफार्मर में, फिर आसपास के जगह को जहाँ जहाँ भेजना हो वो इलेक्ट्रिसिटी भेज देते हैं। तो इस तरीके से विंड एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं। विंड फार्म भी कहते हैं। विंड फार्म में ये सब होता है जो बहुत एक लाइन से लगा होता है। सोलर, ये विंड वाला विंड फार्म बोलते हैं इसे। न्यूक्लियर एनर्जी ये एलिमेंट के द्वारा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसके न्यूक्लियस में बहुत एनर्जी होता है। उस एनर्जी को फ्यूजन, एक रिएक्टर होता है उसमें डालते हैं, उसमें फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन से उसका जो एनर्जी होता है ना वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो टूट जाता है एनर्जी। उस फ्यूजन के कारण जब टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो एनर्जी प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट करता है। जब हीट बनता है तो स्टीम बन के टर्बाइन को घुमाता है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाता है हमारा, जैसे टर्बाइन घूमने से होता है। तो ये था ऐसा बेसिक नॉलेज। देखते हैं किससे होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, यूरेनियम को यू से डिनोट करते हैं, थोरियम, TH, यूरेनियम और थोरियम। थोरियम याद रखना। एनर्जी स्टोर इन न्यूक्लियर, उसका न्यूक्लियस में क्या रहता है, एनर्जी स्टोर रहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। कहाँ कहाँ होता है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब होता है जैसे कोई एक चीज है उसको बहुत टुकड़ों में तोड़ना, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जो इसको कैटेलाइज, ये एक चीज 3-4 चीज में टूट जाए तो फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब 2-3 चीज को एक चीज बना देना। तो रिएक्टर में फ्यूजन होता है, FISION, SSION। दिख नहीं रहा तो ऊपर कर देते। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कहाँ कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा USA में होता है और यूरोप में। USA, यूरोप ग्रेटर प्रोड्यूसर है, ग्रेटर प्रोड्यूसर। कौन है, USA और यूरोप ग्रेटर प्रोड्यूसर है। इंडिया में इसका डिपॉजिट मिल जाएगा तुम्हें, कहाँ पे, राजस्थान, झारखंड पे, डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम।
यूरेनियम मिल जाएगा, और थोरियम, ये एकदम याद रखने वाली बात है। थोरियम जो है मोनाजाइट सैंड है केरला में, वहाँ मिलेगा। अभी कर्नाटका में भी मिला है मोनोजाइट सैंड, एग्जाम में पूछता है बहुत बार, केरला में। अभी कर्नाटका में भी मोनोजाइट सैंड में यूरेनियम थोरियम मिला है। थोरियम से भी हम सेम काम करा सकते हैं। फिर इस मैं भी थोड़ा फिगर बना के बताता हूँ। ये मान लो रिएक्टर है, इसमें गया यूरेनियम या थोरियम, इसका फ्यूजन हुआ, फिर क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और फिर क्या हो गया, ये हीट गर्म निकला। फिर एक पाइप से लगा होता है जो भाप बन के टरबाइन यहाँ लगा जाता है, फिर ठंडा पानी को फिर से इसमें चला जाता है, फिर से पानी, फिर से ये काम होते जाता है, और टरबाइन घूमते घूमते इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इस फिगर को बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है, तुम उसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। इंडिया में कहाँ कहाँ स्टेशन है इसका एक अच्छे से मैप बनाना, वहाँ पे लिखना। जैसे कि तमिलनाडु में है कल्पाकम, तमिलनाडु, लिखा है तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में, ये हमारा तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर एमपी में, मान लो यहाँ पर है राणा प्रताप, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, यूपी में नारोरा, कैगा कर्नाटका में, कैगा कर्नाटका। ये सब एटॉमिक पावर स्टेशन है जहाँ से यूरेनियम या थोरियम से बिजली बनाते हैं। और भी अभी और भी इंक्रीज हुआ है, करंट अफेयर में जो एकदम गूगल में देखना कहाँ कहाँ इंडिया में, अभी तुम्हें लेटेस्ट का मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतना। मैं जब अलग से इसका टॉपिक लूँगी तो करंट भी कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी, पर ये तभी हो सकता है जब मुझे सपोर्ट मिले। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ठीक पढ़ा रही हूँ या नहीं, कोई क्राइटेरिया होता है ना। अब मैं खुद से ही कैसे जज करूँ अपने आप को, कि मैं जज करने का नहीं मतलब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ। आप लोग फीडबैक दोगे, लाइक करोगे या व्यूज जाएगा तो पता चलता है कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ या नहीं। अगर ठीक पढ़ा रही होंगी तो और भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, और भी अलग अलग टाइप का कुछ आइडिया करूँगी, जिससे और आप लोगों को समझ में आए, आप लोग का हेल्प हो पाए, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा नॉलेज का अगर यूज हो पा रहा है, किसी को और को भी समझ में आ रहा है, उसका ईजी हो जा रहा है पढ़ाई करना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा ना। पर ये मुझे तब पता चलेगा जब व्यूज जाएगा ज़्यादा, लाइक होगा वीडियो, कमेंट आएगा, तब होगा ये सब। तो ये चीज़ है, इसलिए कमेंट करना, व्यूज जाना ये जरूरी है। तो ये था कैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और भी कुछ दिया हुआ है, एक जियो थर्मल एनर्जी भी होता है, जियो थर्मल। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर समझ में आना चाहिए। स्पीड करके भी आप देख सकते हो, ऐसा भी प्रोविजन होता है इसमें। हीट एनर्जी इन द अर्थ। देखो ये होता क्या है ना, इतना लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये मान लो सरफेस है अर्थ का, ये इसमें से ना एक अंदर में एक लावा चलते रहता है, मैग्मा, लावा पृथ्वी के आने के बाद लावा बोलते हैं। एक बहुत ही हॉट लिक्विड चलते रहता है। ये हॉट लिक्विड के कारण ना सरफेस धीरे धीरे गर्म होता है, कहीं कहीं बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब सामने वाला ही सरफेस गर्म हो जाता है, वहाँ का जो पानी होता है वो बहुत गर्म होता है। फिर उस जो उससे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग। ये कहीं कहीं होता है, जैसे इंडिया में मणिकरण में है हॉट स्प्रिंग। इस हॉट स्प्रिंग गर्म पानी में कुछ कुछ लोग चावल डाल के चावल बनाते रहते हैं,
गर्म पानी रहता है। वो लोग बोलते हैं कि चमत्कार है, पर नहीं, ये जो मेग्मा है, कहीं कहीं जो सरफेस है वो मेग्मा के बहुत करीब होता है, वहाँ का पानी इस मेग्मा के गर्माहट के कारण वो गर्म होने लगता है। और ये इसी गर्माहट को लोग सोचे कि इसे इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना बनाया जाए, इतना गर्म पानी है तो इसी से पाइप लगाया जाता है, इसका भाप से टरबाइन क्या होता है, घूमते रहता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब जमीन के अंदर से हम लोग हीट को लेके आ रहे हैं, जो यहाँ हॉट स्प्रिंग होता है उससे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करते हैं? यूएसए। यूएसए जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल एनर्जी है। उसके बाद न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड और फिलीपींस, फिलीपींस भी है। और सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है ये? इंडिया में भी सब कुछ अवेलेबल है। इंडिया क्या है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन गए हो तुम लोग, बताना। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, मणिकरण है यहाँ बीच हिमाचल प्रदेश में। फिर प्यूगा वैली, प्यूगा वैली कहाँ है? और लद्दाख, लद्दाख में। इसमें जियोथर्मल एनर्जी। एक होता है टाइडल एनर्जी, वो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी टाइडल एनर्जी का बहुत सारा तरीका निकला जा रहा है, पर मैं टाइडल एनर्जी तुम्हें बताती हूँ। टाइडल एनर्जी एक जीके का पहले क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन was built in फ्रांस। पहला जो टाइडल एनर्जी का स्टेशन था उसे फ्रांस में बनाया गया। टाइड से एनर्जी जनरेट करती, कैसे? तो मान लो ये लैंड से यहाँ समुद्र बनते जा रहा है, यहाँ पर हम एक बना देते हैं डैम। एक डैम इस तरीके से बनाते हैं, एक यहाँ पे दरवाजा होता है, छोड़ो, अभी बहुत तरीके से बनाया जा रहा है, मैं लेटेस्ट का बता रही हूँ। एक डैम बना दिया जाता है ऐसे करके, अंडरग्राउंड है, यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, एक गेट लगा होता है ऐसे करके। मान लो हाई टाइड आया, ये गेट खुल जाता है। जब हाई टाइड आया तो ये गेट खुल गया, खुलने के बाद ये गया पानी इस बीच में। फिर लो टाइड के टाइप लौटने वक्त, जब ये बंद हो गया, हाई टाइड के टाइम बंद हो गया, लौटने वक्त इसको घुमाते हुए फिर चला जाता है पानी इससे, गेट बंद हो जाता है, फिर लौटते समय तो इससे ये घूमते रहता है। जैसे हाई टाइड में दोनों तरफ ऐसा ही होता है, दोनों में हाई टाइड में गया ये गेट खुल जाता है, फिर ये गेट बंद हो जाता है। लो टाइड में यहाँ से पानी घूमा गया और घूमने में ये क्या होता है, टरबाइन घूमते रहता है। टरबाइन घूमने से फिर से वही काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर से ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर से फिर अलग अलग रीजन में। तो इसे टाइडल एनर्जी और भी बहुत बहुत तरीके से अपनाया जा रहा है टाइडल एनर्जी को यूज करने का। अब ये कहाँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? रसिया, रसिया प्रोड्यूस कर रहा है, रसिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ हमारे यहाँ। गल्फ ऑफ, कोई पूछे टाइडल एनर्जी हम कहाँ कर रहे हैं? गल्फ ऑफ कच्छ में, इंडिया में। ठीक, एक और होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये टाइडल एनर्जी हो गई। अभी थोड़ा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है देखने का, धीरे धीरे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैप में लेके आऊँगी, अलग अलग जो 3D पिक्चर होगा, पिक्चर से समझाऊंगी। तो अभी इतना में थोड़ा मैनेज करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस समझ में आना चाहिए, बात तो वही रहेगा, पर थोड़ा सा फोटो में थोड़ा और दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है।
अब ये चीज़ है बायोगैस। बायोगैस जो भी मतलब जो जैसे चाय पत्ती हो गया, छिलका हो गया, फल का, सब्जी का छिलका, गोबर गैस भी बोलते हैं, जो भी इस तरीके का होता है, तो वो सब एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। उस चैम्बर में गैस बन जाता है। उस गैस को डोमेस्टिक यूज भी किया जाता है, चूल्हा जलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को कम मात्रा में होता है, तो वो होता है बायोगैस। अब अभी तक हमने दो सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी वो होता है जो बहुत लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, जिसका जो क्वांटिटी वो लिमिटेड है। उसको अगर हम हमेशा यूज करते गए तो वो एक टाइम खत्म आ जाएगा, हमारा पावर सोर्स खत्म हो जाएगा दुनिया से, फिर हम यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अर्थ के ऊपर। तो उसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, और ये सब कहाँ कहाँ कितना होता है ये हमने पढ़ा। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है? हाइडल पावर, टाइडल पावर, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, जैसे यूरेनियम और थोरियम से होता है। ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल इसलिए बने क्योंकि अगर वो खत्म हो गया, उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, तो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में और भी हम खोजते हैं कहाँ कहाँ से जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सबसे पावर प्लांट बन रहा है। सारा देश अपना एनर्जी स्टोर करने में लगा हुआ है, क्योंकि एनर्जी ही इनकम का एक सोर्स होता है। क्योंकि हर चीज़, अगर हम व्हीकल का यूज करें, कपड़ा का, जो भी हम आसपास कुछ सोचें, वो सब में क्या एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो व्हीकल इधर से उधर जाना, फल फ्रूट्स ले जाना, सब में एनर्जी लगता है। तो एनर्जी जिसके पास जितना होगा वो देश उतना ज़्यादा अमीर होगा। तो सब पर पूरे कंट्री भागादौड़ी में लगे हुए हैं, कैसे कैसे एनर्जी को ढूंढें, कैसे प्लांट बनाएं। तो ये सब था एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ये चैप्टर जो है वो क्लास 8 और क्लास 10 का, अगर क्लास 8 आप समझ गए हो, 10 बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो ये अच्छे से समझना। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, और वीडियो अगर ठीक लगे तो फीडबैक करो, कुछ खराब लगे तो भी बताओ, इसे आने वाले समय ठीक कर दिया जाएगा। तो ये था क्लास चैप्टर 3, खत्म हो गया। ये चैप्टर 3 था मिनरल एंड रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 देखेंगे जो एग्रीकल्चर है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।